की सजा सुनाई गई थी तो नरेंद्र मोदी की विरोधी इसे लेकर खूब सुना रहे थे। नरेंद्र मोदी सवाल उठा रहे थे कि बहुत साहब भारत जो है वो विश्व गुरु क्यों नहीं है, क्यों कतर में अपने लोगों को छुड़ा कर नहीं ले आते नरेंद्र मोदी, अब बॉस मोदी कहाँ है, ऐसी सी बातें कर रहे थे लोग। इनको चिंता नहीं थी कि उनका क्या होगा, वो बचेंगे नहीं बचेंगे, इनको नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का मौका दे रहा था। आज जब नरेंद्र मोदी सबको बचा कर ले आए तो ये लोग सन्नाटे में चले गए। नरेंद्र मोदी सब कुछ सुनते रहे, चुपचाप अपना काम करते रहे। आज उसका नतीजा सबके सामने है। विरोधियों की बोलती बंद है और देश में जो भारतीय है, आम भारतीय, उसका मन गदगद है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ओवैसी, न जाने कौन कौन पीएम मोदी को किस तरह की बातें कर रहा था, उनकी नीतियों पर सवाल उठाने लगा था। लेकिन आज कतर में फांसी की सजा से बचकर भारत लौटे इन नौसैनिकों को, पूर्व नौसैनिकों को जब भारत ले आए नरेंद्र मोदी, उनकी सबसे बड़ी जीत हो गई, भारत की सबसे बड़ी जीत हो गई। तो सब सन्नाटे में। कतर में फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को आज सही सलामत वापस हिंदुस्तान लाया गया। पीएम मोदी ने विपक्ष के हमलों का जवाब अपने काम से दिया, हर बार की तरह। आज ये पूर्व नौसैनिक भारत लौटे हैं तो इनकी खुशी भी साफ दिख रही है। अपने देश आकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। एक बार जरा देखिए, जो बचकर आया है ना, उसको असल में पता है कि नरेंद्र मोदी ने कैसे नामुमकिन को मुमकिन किया है। वो लोग जो लौट कर आए भारत, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। दरअसल जिन पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा कतर में दी गई थी और जो अब सही सलामत वापस भारत लौट आए, उनमें कैप्टन नवतेज सिंह लौट आए, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा लौट आए हैं, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ की वापसी हो चुकी है, कमांडर अमित वापस आ गए हैं, सुगुनाकर वापस लौट आ गए हैं, कमांडर संजीव गुप्ता वापस लौटे हैं। इसके अलावा गोपा कुमार की भी वापसी हो गई है। कमांडर पुर्णेंदु तिवारी जो है वो अभी ट्रैवल बैन की वजह से नहीं लौटे, लेकिन वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे। यानी सबकी वापसी डन है, समझिए। भारत लौटने के बाद सभी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। पूर्व नौसैनिकों का कहना है कि अगर पीएम मोदी ने दखल ना दिया होता तो फांसी रुकना वो तो बहुत दूर की बात है, रिहाई तो बहुत दूर की बात है। वो उनका वकील उनसे नहीं मिल पा रहा था, ये हालत थी। सुनिए एक बार क्या कहा है इन लोगों ने भारत लौटने के बाद। वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतर के हिज एक्सीलेंसी अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं होने होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता at that level, highest level, and especially Government of India, उनके अथक प्रयास से कि वो consistently लगे रहे, and we are there in front of them. Thank you. Same thing, very thankful to the government and Prime Minister Modi कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। Thank you so much. बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका देना चाहता हूँ कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। इस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and an equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. सुन रहे बॉस क्या कह रहे हैं ये लोग? हर आदमी को यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अगर बीच में घुस के ना कहा होता कि भैया इन लोगों को बचाना है और क्या करना है, जो करना है सो करो, तो ये लोग नहीं बच के आते। इनको खुद पता है भाई, विपक्ष माने ना माने, लेकिन ये लोग मान रहे हैं। और ये भारत की, नए भारत की ताकत दिखाता है बॉस। इतना आसान है कि कोई कहीं फांसी की सजा हो गई, पहले फांसी की सजा रुकाया और उसे वापस लेके आ गए।
रिहा होने से पहले आटो पूर्व नौसैनिक को पता था कि फाइनली अपने साथ क्या होने वाला उनके साथ। रविवार को क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। दरअसल स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे जेलर ने आटो भारतीयों से मुलाकात की। जेलर ने सभी को से अपना सामान पैक करने के लिए कहा। मतलब इनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है बाहर, इनको थोड़ी पता चल रहा था। दोपहर 2 बजे सभी आटो भारतीयों को इंडियन एम्बेसी लेकर आया गया। एम्बेसी पहुंचने से पहले किसी को नहीं कहा गया कि वो कहां जा रहे हैं, किसी को नहीं बताया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी एम्बेसी में पूर्व नौसैनिकों के साथ मौजूद थे। इंडियन एम्बेसी में डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन लोगों को एयरपोर्ट भेज दिया गया। रात 8:10 पर सातों लोगों ने भारत के लिए इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी। भारत में करीब 1:44 पर ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और जब तक ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर नहीं गए तब तक मीडिया तक को भनक नहीं लगी कि इस तरह से आठों भारतीयों को बचा लिया गया। इस तरह से नरेंद्र मोदी का काम चलता है। चुपचाप पर्दे के पीछे काम करो, पहले बचा के ले आओ। कतर में जिन नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी वो पूरा मामला क्या था आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि ये जब तक मामला नहीं समझेगा आपको नहीं समझ आएगा कि कितनी बड़ी भारत की ताकत नजर आई है। अगस्त 2022 में आठों पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद अक्टूबर 2023 को आठों पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई। सभी को कतर में इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई। कोई मामूली आरोप इन पे नहीं लगा था बॉस, जासूसी का आरोप लगा और उसके बाद नरेंद्र मोदी इनको बचा कर लाए। कैसे कतर में फांसी की सजा पाए भारतीयों को नरेंद्र मोदी मौत के मुंह से बचा कर ले आए, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताता हूं, क्योंकि ये काम नामुमकिन दिख रहा, खास तौर पर कतर जैसे देश में जहां सजा मिलती है तो फिर घटती नहीं है बॉस, कोई बचता नहीं है। लेकिन अगस्त 2022 के बाद से ही भारत इस मामले में लगातार इसको करीब से देख रहे हैं। अक्टूबर 2022 में भारतीयों को काउंसलर एक्सेस मिला। अक्टूबर 2023 में फांसी की सजा जो है वो फांसी की सजा को लेकर भारत सरकार एक्टिव हुई। भारतीयों को बचाने के लिए विदेश मंत्रालय या और एनएसए अजीत डोभाल मिलकर काम कर रहे थे। मतलब विदेश मंत्रालय तो काम कर ही रहा था, जो एनएसए अजीत डोभाल वो भी साथ में काम कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर राजनयिक कोशिशें कर रहे थे, डिप्लोमेटिक एफर्ट लगा रहे थे। अजीत डोभाल जो है इस दौरान 2 बार कतर का दौरा करके चले आए। सूत्र बता रहे हैं कि अजीत डोभाल ने वहां के नेताओं से इस मामले पर बात की। अक्टूबर 2023 में कतर में भारत के राजदूत ने जेल में पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की। दिसंबर 2023 को भारत के राजदूत एक बार फिर से नौसैनिकों से मुलाकात कर पाए और इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी का मैसेज कतर को दे दिया गया था कि वो आगे क्या चाहते हैं और क्या होगा। उसके बाद दिसंबर 2023 में पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा जो थी वो कैद में बदल दी गई और अब फरवरी 2024 में उनकी रिहाई हो गई। कतर में भारतीयों की रिहाई के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पूरे मामले में पीएम मोदी बारीक नजर लगातार रखे हुए थे और इस पल की अपडेट ले रहे थे। सुनिए एक बार एमईए ने इस मामले में क्या कहा। We deeply appreciate the decision of the Qatarese government and the Amir to release them. We are happy to have 7 of those Indian nationals back. 8th Indian national has also been released, and we continue to work with the Qatar government to see how quickly his return to India would be possible. Honorable Prime Minister has himself personally constantly supervised all the developments in this case and has never shied away from any initiatives that would ensure the return of Indian nationals back to home. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी कतर को बिना कुछ कहे अपना संदेश क्लियरली समझा दिया। ये तस्वीर 1 दिसंबर 2023 की है, जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कतर के आमिर से बातचीत की थी, मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी कतर के शेख से 8 भारतीयों की फांसी की सजा के मुद्दे पर सीधे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद
ट्वीट किया और उससे पता चलता है कि पीएम मोदी ने कतर के शेख को क्या मैसेज दिया था। तब पीएम मोदी ने उस वक्त लिखा था कि दुबई में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन जैद से मिलने का अवसर मिला। हमारे बीच भारत और कतर के द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के हितों पर अच्छी बात हुई है। और हमने तभी पाठशाला में आपको ये ट्वीट डिकोड करके बताया था कि बॉस इसका मतलब है कि बात हो गई है। पीएम मोदी और कतर के अमीर की मुलाकात के 2 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को कतर में भारत के राजदूत ने 8 पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि जल्दी ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और अब जाकर वो बड़ा फैसला सबके सामने, यानी पर्दे के पीछे से काम हुआ। जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी को तो कुछ नहीं आता, इनकी तो विदेश नीति जीरो है, आज वो लोग जो आलोचना करते थे वो जीरो साबित हुए और आज एक बार फिर अपना भारत हीरो साबित हुआ है। कतर में जब भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इस मामले पर जमकर राजनीति, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं जब भारतीय सही सलामत वापस लौट आए तो अब नेता क्या कह रहे हैं वो भी जरा देखिए। आप माथा पीट लगे कि ये लोग कैसे लोग हैं। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने पहले कहा था कि कतर में भारतीयों को फांसी की सजा झटका लगा है, उम्मीद है कि पीएम मोदी विदेश मंत्रालय एक्टिव होंगे। वही शशि थरूर अब कह रहे हैं कि कतर से भारतीयों को वापस लाना बड़ी राहत की खबर है। सभी लोगों को बधाई जिन्होंने इसके लिए काम किया। शशि थरूर ने पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय का नाम तक नहीं लिया। पहले कह रहे थे कि इन दोनों को एक्टिव होना है, आज जब ले आए तो इनका नाम नहीं लिया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश क्या कहे थे? कतर के साथ मोडानी की स्पेशल रिलेशनशिप, लेकिन पूर्व नौसैनिकों की मदद क्यों नहीं हुई? आप देखिए क्या मोडानी कह रहे थे। वही जयराम रमेश अब कह रहे हैं कि देश की तरह कांग्रेस भी कतर से जिन लोगों के लिए, जो लोग आए हैं उनके लिए खुश है। जयराम रमेश ने ये नहीं कह रहे कि पीएम मोदी की वजह से ये सब हुआ। कांग्रेस भी खुश है। खुश है तो किसकी वजह से खुश है, किसकी वजह से देश खुश है, लिखिए ना बॉस। कतर में भारतीयों को सही सलामत मदद मिलने के बाद और उन्हें वापस लाने के बाद पीएम मोदी का मिशन जो है सफल हो गया। मोदी सरकार अब अलग अलग देशों की जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए भी कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार ने इसके लिए एक्सटेंसिव मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जिसके लिए तुरंत भारत सरकार उन देशों की सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर बात कर रही है और भारतीय कैदियों को जल्द से जल्द वापस लाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। फिर चाहे वो किसी भी देश में, ऐसा सिस्टम भी है जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि कैदियों को जहां भी संभव हो, जो भी सहायता हो, वो भारत की सरकार उपलब्ध कराए, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जेल में। कतर के मामले में पीएम मोदी की विदेश नीति की धाक दिख गई और इसको वो लोग भी मान रहे हैं जो पहले विदेश नीति पर सवाल उठाते। देश नीति की धाक सिर्फ यही नहीं दिखी। भारत की धाक तो अब ये है कि डिजिटल पेमेंट जो भारत में आप नहीं करते हैं, पेटीएम, यूपीआई, फलाना ढिमकाना, वो अब विदेश में स्वीकार किया जा रहा है। आज पीएम मोदी मॉरिशस और श्रीलंका में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, उसकी सर्विस को लॉन्च कर दी, जिसके बाद दोनों देशों में लोगों ने वहां पर खरीदारी के बाद यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की शुरुआत कर दी। मॉरिशस और श्रीलंका दोनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च होने से मालदीव्स को भी जवाब मिलेगा, क्योंकि मालदीव्स भारतीयों के लिए बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि अब पीएम मोदी ने भारतीय पर्यटकों को मालदीव की जगह लक्षद्वीप के साथ ही श्रीलंका और मॉरिशस जाने का विकल्प दे दिया। यहाँ पहुंचने पर भारतीय टूरिस्ट यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस यूपीआई को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि ये सर्विस भारत, मॉरिशस और श्रीलंका के बीच टूरिज्म को बढ़ाने में मदद करेगी। इससे पहले पिछले दिनों फ्रांस में भी इस सर्विस को लॉन्च किया जा चुका है, जबकि कई देशों के साथ यूपीआई सर्विस लॉन्च करने को लेकर एग्रीमेंट हो चुका है। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस लॉन्च होने पर पीएम मोदी ने क्या कहा है, एक बार आपको वो सुनाता हूं। It's an important occasion for us. For you, Prime Minister Modi, it's a second important occasion because I must congratulate you
for the opening of the Ram Mandir just a few weeks ago. This shows our connections both economically and culturally. मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरिशस का यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की गति तेज होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में शानदार बदलाव होंगे, हमारे देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय टूरिस्ट भी यूपीआई वाली डेस्टिनेशंस को प्रमुखता देंगे। तो ये आप देखिए क्या हालत हो गई है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लेकर ये लोग टारगेट करते थे, अब वो तस्वीर जो है वो बदल रही है। और जिस तरह से देश में माहौल बना हुआ है, विपक्ष में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, आप उसको भी समझ सकते हैं। जबरदस्त मोदी लहर चल रही है और इस वक्त बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जैसे होड़ लग गई है। यूपी में आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी आज आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। विपक्ष की हालत यह है कि उनके नेता मोदी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। केजरीवाल जैसे नेता राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच गए। जो पहले मंदिर का जिक्र करते थे तो कहते थे कि भाई क्यों नहीं अस्पताल वगैरह बन जाना चाहिए। तो अब जरा इस पॉलिटिक्स पर एक नजर डाल लेते हैं।